Hello everyone. Today we are going to discuss a very important experiment from genetics of class 12, that is Michelson and Stahl experiment. Now Michelson and Stahl experiment को समझने से पहले we need to know some important facts about these experiment. Michelson and Stahl ने ये जो experiment conduct किया था उसके लिए एक experimental tool use किया था and that was E. coli bacteria. So for this experiment the experimental tool is E. coli bacteria. And E. coli को you might have heard about this bacteria. E. coli bacteria बहुत commonly used bacteria है. Then the next thing that you need to know that what was the purpose of conducting this experiment. वी हैव ऑलरेडी नोन कि जो रेप्लिकेशन है वो तीन तरह का होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव. नाउ मेसेल्सन एंड स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कंडक्ट किया था सो दैट दे कैन प्रूव दैट द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. सो द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कल्चर मीडियम. अगर कोई बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो उसके लिए हमें कल्चर मीडियम रिक्वायर्ड है और कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन के सोर्स के लिए नाइट्रोजन के सोर्स की तरह यूज़ किया गया था अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl was the culture medium, was the source of nitrogen in this experiment. Now another thing is नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप यूज़ किया गया था. नॉर्मली नाइट्रोजन 14 होता है, नॉर्मल नाइट्रोजन इज N14. नाउ इस कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया गया था दैट वाज N15. एंड आई एम मेंशनिंग दिस दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया गया था N15 दैट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, दैट इज़ अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन. सो N15 इज़ अ हैवी आइसोटोप, नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था. एंड नाउ बिकॉज यहाँ हैवी और लाइट डीएनए के बारे में बात हो रही है, सो पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड, पेरेंटल और डॉटर डीएनए, हैवी और लाइट डीएनए के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टाल ने जो मेथड यूज़ किया था दैट वाज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड. नाउ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब एक सेंट्रीफ्यूज में रोटेट कराते हैं टेस्ट ट्यूब को एंड जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर जो सस्पेंशन होता है वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल डाउन कर जाता है. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो हैवी होता है, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन कर जाता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है, लाइट पार्टिकल होता है, वो ऊपर की तरफ सेटल हो जाता है. सो दैट इज़ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और उसके लिए सीजियम क्लोराइड को यूज़ किया गया था क्योंकि सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ऑलमोस्ट डीएनए की डेंसिटी के बराबर होती है, दैट इज़ 1.7 ग्राम पर cc. Okay, so now we'll proceed and try to understand what Michelson and Stahl actually did in their experiment. सबसे पहले मेसेल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया और उसे ऐसे मीडियम में ग्रो कराया. मीडियम वाज ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड. ना उन्होंने ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें नाइट्रोजन वाज हैवी नाइट्रोजन. N15 वाले मीडियम में कई जनरेशन्स तक, मैनी जनरेशन्स तक ई कोलाई को ग्रो कराया. और जब ग्रो कराया तो डेफिनेटली ये ई कोलाई डिवाइड करेगा. जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद जो नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजनस बेस बनाना होगा तो उसके लिए वो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, अपने मीडियम से लेगा. और मीडियम में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कौन सी नाइट्रोजन है, वो हैवी नाइट्रोजन है. सो इस तरह से ये हैवी नाइट्रोजन उसके डीएनए में पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो गई क्योंकि वो नाइट्रोजनस बेस बनाने के लिए जो नाइट्रोजन लेगा वो अपने मीडियम से लेगा और मीडियम में जो नाइट्रोजन है वो हैवी नाइट्रोजन है. तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि उसके डीएनए में N15 नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो गई. अब उस बैक्टीरियल सेल को लिया गया और उस बैक्टीरियल सेल का डीएनए आइसोलेट किया गया. आइसोलेट करने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूज में चलाया गया. सेंट्रीफ्यूज में चलाने के बाद टेस्ट ट्यूब को जब देखा गया, फोटोग्राफिक प्लेट पे जब टेस्ट ट्यूब में देखा गया तो एक बैंड दिखाई दे रहा था बिल्कुल नीचे की तरफ. अब जो नीचे की तरफ सेटल डाउन कर रहा है तो हमें ये समझ में आ रहा था सेंट्रीफ्यूगेशन का रिज़ल्ट देख के कि जो भी डीएनए है वो हैवी है. हैवी इन द सेंस कि क्योंकि वो बिल्कुल नीचे की तरफ सेटल डाउन कर रहा है, जो बैंड बन रहा है वो बिल्कुल नीचे की तरफ बन रहा है. नाउ दिस वाज इंडिकेटिंग दैट इट वाज हैविंग अ हैवी डीएनए जिसके दोनों स्ट्रैंड्स हैवी हैं, N15 स्ट्रैंड्स हैं. तो जो हमें ये जनरेशन ज़ीरो थी, इस जनरेशन ज़ीरो में हमें जो डीएनए मिल रहा था दैट वाज हैवी, हैविंग बोथ द स्ट्रैंड्स एज हैवी स्ट्रैंड्स. N15 के स्ट्रैंड्स थे दोनों. ओके, सो दिस वाज जनरेशन ज़ीरो रिजल्ट. अब उसके बाद दोबारा से मेसेल्सन एंड स्टाल ने
उस इक्वलाई सेल्स को लिया और उसे ट्रांसफ़र कर दिया इन अ मीडियम कंटेनिंग नॉर्मल नाइट्रोजन, N14 नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में उसको ट्रांसफ़र कर दिया एंड आफ्टर 20 मिनट्स उसको ऑब्जर्व किया. नाउ रीज़न आफ्टर 20 मिनट्स क्यों ऑब्जर्व किया? द रीज़न इज़ ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं और इनको डिवाइड करने में सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं. इनका जो डिवीजन का टाइम है वो 20 मिनट्स है. 20 मिनट्स में ये डिवाइड कर जाते हैं. सो आफ्टर 20 मिनट्स हमने जब इकोलाई सेल्स को ऑब्जर्व किया तो अब डिवीजन के बाद हमें कितने इकोलाई मिलेंगे? विल गेट 2 इकोलाई. नाउ उनके डीएनए को आइसोलेट किया गया और फिर से सेंट्रीफ्यूज में चलाया गया. जब फिर से सेंट्रीफ्यूज में चलाया गया तो टेस्ट ट्यूब में जो रिज़ल्ट मिला हमें वो जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखा गया तो जो बैंड बन रहा था वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बैंड कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था? ना तो वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था, मतलब हैवी वाला नहीं दिख रहा था, ना तो वो ऊपर की तरफ दिख रहा था. अगर लाइट होता तो ऊपर की तरफ होता. इट वॉज फॉर्मिंग अ बैंड इन बिटवीन. वो कहीं इंटरमीडिएट पोजिशन पे बैंड बना रहा था. सो दिस शोड दैट इट वॉज अ हाइब्रिड डीएनए, कि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हैवी डीएनए है, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए है एंड वो एक हाइब्रिड डीएनए, उसमें हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन का इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है, तभी वो बैंड बिल्कुल इंटरमीडिएट पोजीशन पे था. सो दिस वाज व्हाट दे गॉट. नाउ अगेन 40 मिनट्स के बाद उसी कल्चर मीडियम में इकोलाई को रखा गया और 40 मिनट्स के बाद उसको देखा गया तो हमें सेकेंड जनरेशन ऑब्जर्व हुई. अब सेकेंड जनरेशन के डीएनए को आइसोलेट किया गया, फिर से सेंट्रीफ्यूज में चलाया गया एंड जब फिर से उसे सेंट्रीफ्यूज में चलाया गया तो अब जो टेस्ट ट्यूब में फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखने पे हमें 2 बैंड्स दिखाई दे रहे थे टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड एक बीच में बन रहा था और एक ऊपर की तरफ बन रहा था. ऑब्वियसली जो ऊपर की तरफ बन रहा है वो लाइट डीएनए होगा और जो बीच में बन रहा है वो हाइब्रिड डीएनए होगा. अब दोनों की जो विड्थ थी, चौड़ाई, थिकनेस, वो सेम थी. इसका मतलब हमें 40 मिनट्स में कितने इकोलाई मिल जाएंगे? हर 20 मिनट्स में वो डिवाइड कर रहा है. पहले 20 मिनट्स में हमें 2 मिले तो 40 मिनट्स में हमें कितने मिल जाएंगे? 4. अब 4 में से क्योंकि यहाँ इक्वल विड्थ दिखाई दे रही है तो 2 लाइट डीएनए होंगे और 2 के पास हाइब्रिड डीएनए होगा. कुछ इस तरह का हमें रिजल्ट दिखाई देगा. ओके, यू माइट बी यू जस्ट हैव टू सी सेकेंड जनरेशन तक, बाकी आपको बाद में देखना है. सो इफ़ यू कैन ऑब्जर्व यू विल बी एबल टू सी कि आपको 2 हाइब्रिड डीएनए दिखाई दे रहे हैं और 2 लाइट डीएनए दिखाई दे रहे हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि सेकेंड जनरेशन में रिजल्ट मिलने के बाद इट इज़ क्लियर दैट द मोड इज़ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ उन्होंने ये कैसे मान लिया कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज दैट हाउ इज़ दिस प्रूविंग दैट दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. नाउ लेट्स कम हियर and you will be able to understand why this is semi conservative mode of replication. Look at this. फर्स्ट जनरेशन नहीं है ये, दिस इज़ जनरेशन ज़ीरो. जनरेशन ज़ीरो जब हमने देखी तो इसमें सारा हैवी डीएनए था. इट वाज हैवी डीएनए हैविंग बोथ द स्ट्रैंड्स हैवी, N15 दोनों स्ट्रैंड्स N15 है और ये हैवी डीएनए था. नाउ जब आफ्टर 20 मिनट्स इसको नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में रखा गया और आफ्टर 20 मिनट्स देखा गया तो अगर ये कंजर्वेटिव मोड होता तो हमें फर्स्ट जनरेशन में ये डीएनए नहीं मिलते. फर्स्ट जनरेशन में एक पूरा डीएनए हैवी होता और एक पूरा डीएनए लाइट होता. पूरा पेरेंटल कॉपी होता, एक पूरे पेरेंटल की तरह पूरा हैवी होता और एक मीडियम के अकॉर्डिंग पूरी तरह से लाइट होता. तब वो कंजर्वेटिव को प्रूव कर रहा होता. हमारे पास 3 ऑप्शंस थे. यहाँ फर्स्ट जनरेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो कंजर्वेटिव मोड है वो डिस्कार्ड हो जा रहा है. इट इज़ गेटिंग डिस्कार्डेड. वाई? बिकॉज अगर कंजर्वेटिव होता तो यहाँ पे एक पूरा पेरेंटल डीएनए होता, पूरा हैवी होता और एक पूरा लाइट हो जाता, तो इससे कंजर्वेटिव प्रूव होता. बट जनरेशन 1 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव डिस्कार्ड हो गया. अब हमारे पास बच रहा है डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव. डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव दोनों ही क्वालिफाई हो रहे हैं जनरेशन 1 में, क्योंकि डिस्पर्सिव अगर होता तो हर डीएनए के हर स्ट्रैंड में, दोनों डीएनए के हर स्ट्रैंड में कुछ पार्ट हैवी होता, कुछ लाइट होता, कुछ हैवी होता, कुछ लाइट होता. तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो बैंड मिलता, एक ही बैंड मिलता और ये होता वो हाइब्रिड डीएनए. सो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर वो हाइब्रिड डीएनए ही होता और हम क्लियरली प्रूव नहीं कर पाते कि वो डिस्पर्सिव है या सेमी कंजर्वेटिव है. दोनों ही उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे थे, सेमी कंजर्वेटिव को भी और डिस्पर्सिव को भी. सो फर्स्ट जनरेशन तक
अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर कंजर्वेटिव तो डिस्कार्ड हो जाता है, बट सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव दोनों ही यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब जब सेकेंड जनरेशन का रिजल्ट देखा गया, सो सेकेंड जनरेशन में हमें दो बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, देर आर टू बैंड्स। नाउ व्हाट आर दीज टू बैंड्स प्रूविंग, कि यहाँ पर 4 डीएनए में से 2 डीएनए लाइट हैं और 2 डीएनए हाइब्रिड हैं। अगर सेमी कंजर्वेटिव मोड होता, इफ़ इट वुड हैव बीन सेमी कंजर्वेटिव मोड, तो सॉरी डिस्पर्सिव मोड, अगर डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता तो हर डीएनए के हर स्ट्रैंड में कुछ पोर्शन हैवी कुछ लाइट होता। इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें नहीं दिखता, और हमें हाइब्रिड मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ N14 इक्वल अमाउंट ऑफ N15 दिखता। तो जैसे हमें जनरेशन 1 में एक बैंड मिल रहा था, हमें जनरेशन 2 में भी एक ही बैंड मिलता, ये दूसरा बैंड हमें सेंट्रीफिकेशन में नहीं मिलता। सो ये जो सेंट्रीफिकेशन में हमें जनरेशन 2 में सेकेंड जनरेशन में 2 बैंड्स मिल रहे हैं, ये क्लियरली ये बता रहे हैं कि ये डिस्पर्सिव नहीं है। अगर डिस्पर्सिव होता तो हर डीएनए के चारों डीएनए के चारों स्ट्रैंड्स में, चारों डीएनए के हर स्ट्रैंड में हमें कुछ पोर्शन हैवी कुछ लाइट मिलता, तो वो हो जाता हाइब्रिड डीएनए। सारे हाइब्रिड होते तो हमें जो बैंड मिलता वो बैंड एक ही बैंड मिलता, इंटरमीडिएट पोजिशन। बट हमें यहाँ सेकेंड जनरेशन के सेंट्रीफिकेशन के बाद 2 बैंड्स मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग 2 बैंड्स, एंड नाउ दीज 2 बैंड्स क्लियरली यहाँ इस पोजीशन पे ये जो 2 बैंड्स का मिलना है ये क्लियरली डिस्पर्सिव वाले को डिस्कार्ड कर दे रहा है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि ये क्लियरली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। सो नाउ दिस इज क्लियरली प्रूविंग दैट इट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव होता तो फर्स्ट जनरेशन में डिस्कार्ड हो जा रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिव होता तो एक पूरा पेरेंट वाला डीएनए होता, एक पूरा हैवी होता, एक पूरा लाइट होता, बट ऐसा नहीं है। तो जनरेशन 1 तक तो हमें सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव दोनों ही लग रहे हैं, क्योंकि जो बैंड मिल रहा है हमें वो हाइब्रिड का मिल रहा है, और सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव दोनों ही हाइब्रिड में आ जाते हैं। बट जब हम सेकेंड जनरेशन को क्लियरली देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक बैंड मिलना चाहिए, क्योंकि सारे डीएनए अगर इक्वल अमाउंट ऑफ N14 N15 कैरी करते डिस्पर्सिव के हिसाब से, सारे डीएनए में थोड़ा हैवी थोड़ा लाइट होता, तो उसके अकॉर्डिंग सारे हाइब्रिड होते और हमें एक बैंड मिलता, लेकिन हमें 2 बैंड मिल रहा है। तो यहाँ पर डिस्पर्सिव डिस्कार्ड हो जा रहा है और हमें ये आंसर मिल जा रहा है कि हमारा जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव मेड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक चार्ट फॉर्म कर दिया है आप लोगों के लिए फॉर योर कन्वीनियंस। नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समटाइम्स CBSE में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो दिस टेबल इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। 20 मिनट्स, नॉर्मली 20 मिनट्स के बाद हमें फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन हुई। सो आफ्टर 20 मिनट्स जो फर्स्ट जनरेशन ऑब्जर्व हुई है उसका रिजल्ट क्या है, 2 डीएनए हमें मिले हैं और दोनों ही हाइब्रिड हैं। सो ऑल हाइब्रिड इज़ द रिज़ल्ट। रेशियो कुछ भी नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट दोनों का सेम है। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर ऑफ़ हैवी और नंबर ऑफ़ लाइट स्ट्रैंड पूछ लेते हैं। तो अगर आप देखिए एक हैवी स्ट्रैंड इसमें, एक हैवी स्ट्रैंड इसमें, तो 2 हैवी स्ट्रैंड 2 लाइट स्ट्रैंड। Okay, with pink color I have denoted heavy nitrogen, with green color I have denoted light nitrogen. आप 40 मिनट्स, अगर 40 मिनट्स देखिए तो 40 मिनट्स में हमें सेकेंड जनरेशन मिलती है। सेकेंड जनरेशन का मतलब हमें 4 इक्वलाई मिलते हैं, जिसमें 2 लाइट है और 2 हाइब्रिड हैं। सो दिस इज़ द रिजल्ट। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन? 2 लाइट एंड 2 हाइब्रिड, राइट। अब अगर आप रेशियो देखोगे तो व्हाट विल बी द रेशियो? 1:1। एंड इफ़ दे लास्ट नंबर ऑफ हैवी स्ट्रैंड, डीएनए नहीं पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ हैवी स्ट्रैंड पूछ रहे हैं। सो 1 हैवी हियर 1 हैवी हियर, 2 हैवी स्ट्रैंड एंड रिमेनिंग आर लाइट स्ट्रैंड। सो 2 हैवी एंड 6 लाइट। नाउ थर्ड जनरेशन, 60 मिनट्स के बाद हमें मिलेगी थर्ड जनरेशन, एंड थर्ड जनरेशन में हमें मिलेंगे 8 इकोलाई के डीएनए। अब उन 8 डीएनए में से 2 हाइब्रिड अभी भी हमें मिलेंगे एंड बाकी सारे लाइट डीएनए होंगे। सो 2 हाइब्रिड एंड 6 लाइट डीएनए। रेशियो क्या होगा? 1:3। अब नंबर ऑफ हैवी स्ट्रैंड्स अगर देखिए, अभी भी 2 हैवी स्ट्रैंड है, एक यहाँ एक यहाँ। सो 2 हैवी स्ट्रैंड एंड 14 आर द नंबर ऑफ लाइट स्ट्रैंड। देन 80 मिनट्स में अगर हम देखें तो हमें फोर्थ जनरेशन मिल जाती है, एंड फोर्थ जनरेशन में भी हमें जो हाइब्रिड मिल रहे हैं वो अभी भी हमें 2 हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं। देयर आर 2 हाइब्रिड डीएनए दैट वी आर गेटिंग इन द फोर्थ जनरेशन ऑल्सो। सो 2 हाइब्रिड एंड द रिमेनिंग आर 14 आर लाइट, क्योंकि हमें 16 इकोलाई मिलेंगे। अब 16 डीएनए में से 2 हाइब्रिड हैं, बाकी 14 लाइट डीएनए। सो रेशियो इज़ 1:7। अब यहाँ पे हमें अभी भी जो हैवी स्ट्रैंड मिल रहे हैं वो 2 है और जो लाइट स्ट्रैंड है दैट इज़ 30।
नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि कुछ भी जेनरेशन हो, जेनरेशन चाहे जो भी हो, वट एवर जेनरेशन इट इज़, जो हमें हाइब्रिड डीएनए मिल रहे हैं वो दो ही हैं. वी आर गेटिंग इन एवरी जेनरेशन वी आर गेटिंग 2 हाइब्रिड्स. सी, सो हाइब्रिड हमेशा दो होंगे, जो बढ़ता जाएगा, जिनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, दैट विल बी लाइट डीएनए. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी लर्नड इज़ कि जिस तरह से मेसेल्सन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, सिमिलरली देयर वाज अ साइंटिस्ट टेलर ने भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था विसिया फैबा बीन्स पे, एंड ही टुक रेडियो एक्टिव थाइमिडीन. सो डिफरेंस सिर्फ इतना था, मेसेल्सन एंड स्टाल एज वेल एज टेलर दोनों ने ही सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे. मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इकोलाई पे, और उन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लिया था, वेयर एज टेलर ने विसिया फैबा और फैबा बीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, एंड उन्होंने जो एलिमेंट यूज़ किया था दैट वाज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन मेसेल्सन एंड स्टाल ने यूज़ करी थी वो रेडियो एक्टिव नहीं थी, वो हैवी आइसोटोप था, वेयर एज टेलर ने जो थाइमिडीन यूज़ करी थी वो रेडियो एक्टिव थी. So that was very important in semi-conservative mode of replication. Thank you for watching the video.